हेलो दोस्तों, आज हम लोग जीविका के लिए जो एरिया कोऑर्डिनेटर और कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर कर रहे थे उसके लिए हम आज महत्वपूर्ण योजनाएं पढ़ेंगे जो सरकारी योजनाएं और कार्यक्रम है। इसमें 2025 तक का अपडेट है इस बुक में। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहाँ पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए, महत्वपूर्ण सरकारी योजना और कार्यक्रम। भारत सरकार भारत सरकार देश के समावेशी विकास और जन कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रम चलाती है। ये योजनाएं समाज के विभिन्न वर्ग जैसे किसान, महिलाएं, बच्चे, गरीब, वंचित, युवाओं को लक्षित करती है। इनका उद्देश्य नागरिकों के जीवन स्तर को सुधार करना, वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बढ़ाना, रोजगार के अवसर पैदा करना, देश के समग्र बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। ये कार्यक्रम विभिन्न मंत्रालय और विभागों द्वारा तैयार और क्रियान्वित किए जाते हैं, जो अक्सर एक दूसरे के पूरक होते हैं। इनमें से कई योजनाएं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के सिद्धांत पर आधारित है, जिसका लक्ष्य अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना है। इस अध्ययन सामग्री में हम भारत सरकार की कुछ प्रमुख योजनाओं और कार्यक्रमों का विस्तृत से चर्चा करेंगे, जो विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रभाव डाल रहे हैं और अगस्त 2025 तक के नवीनतम जानकारी इसमें शामिल है। सबसे पहले क्या है? प्रधानमंत्री जनधन योजना PMJDY। इसकी शुरुआत 28 अगस्त 2014 को हुई थी। उद्देश्य देश के हर परिवार तक बैंकिंग सेवाएं, बचत, जमा खाते, प्रेषण, क्रेडिट, बीमा, पेंशन तथा सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना है। प्रमुख विशेषताएं: जीरो बैलेंस खाते की सुविधा, रुपए डेबिट कार्ड प्रदान किया जाता है। 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा 28/8/2028 के बाद खोले गए खातों पे 2 लाख रुपए तक का देने लगा। 30,000 रुपए का जीवन बीमा कुछ शर्तों के साथ है और 10,000 रुपए तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा 6 महीने के संतोषजनक संचालन के बाद दे सकता है। नवीनतम अपडेट 2025 में वित्त समावेशन को लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लगभग सभी पात्र परिवारों के पास बैंक खाते हैं और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT से एक प्रमुख साधन बन गई है ये। फिर आता है अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को हुई थी। उद्देश्य असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को वृद्धावस्था में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। प्रमुख विशेषताएं: 18 से 40 वर्ष की आयु का कोई भी भारतीय नागरिक इसमें शामिल हो सकता है। ग्राहकों की आयु के आधार पर निश्चित मासिक योगदान है। 60 वर्ष की आयु के बाद 1,000 रुपये और 5,000 रुपये तक की निश्चित मासिक पेंशन की गारंटी देता है। ग्राहक की मृत्यु होने पर पत्नी और पति पत्नी को पेंशन की पूरी जमा राशि मिलती है। नवीनतम अपडेट: यह योजना असंगठित क्षेत्रों के लाखों लोगों को वृद्धावस्था सुरक्षा प्रदान करने में मदद की है। सरकार द्वारा ग्राहकों की संख्या बढ़ाने के लिए जोर दिया जा रहा है। फिर आता है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। शुरुआत 9 मई 2015 को हुआ था। कम प्रीमियम पे दुर्घटना बीमा कवरेज प्रदान करता है। 18 से 70 वर्ष की आयु के बैंक खाता धारक के लिए था। 20 रुपये प्रति वर्ष, पहले 12 रुपये न्यूनतम प्रीमियम था। दुर्घटना हो या मृत्यु या पूर्ण विकलांगता पे 2 लाख रुपए का कवरेज था इसमें। फिर आता है आंशिक विकलांगता पर 1 लाख रुपए का कवरेज था। नवीनतम: बड़ी संख्या में लोगों को दुर्घटना बीमा में दायरे लाया गया, जिसमें कमजोर वर्गों की वित्तीय सुरक्षा मिलती है। फिर आता है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना शुरुआत 9 मई 2015 को हुआ था। उद्देश्य कम प्रीमियम पर जीवन बीमा कवरेज प्रदान करना था। 18 से 50 वर्ष की आयु के बैंक खाता धारक इसके पात्र थे। 436 रुपये प्रति वर्ष, जो पहले 330 रुपये था, इसका प्रीमियम है। किसी भी कारण से मृत्यु होने पर 2 लाख का कवरेज दिया जाता था। नवीनतम अपडेट: बीमा कवरेज का विस्तार करने और आकस्मिक मृत्यु के मामले में परिवार को सहायता प्रदान करने में सहाय महत्वपूर्ण रही थी ये। फिर आता आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शुरुआत 23 सितंबर 2018 को हुई थी। आर्थिक रूप से कमजोर SECC डेटा के अनुसार स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करना था। प्रमुख विशेषताएं: प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवरेज, 1350 से अधिक मेडिकल पैकेज के लिए कवरेज, जिसमें अस्पताल भर्ती होने पर या होने से पहले या बाद का खर्च शामिल है। नकदी रहित, कागज रहित उपचार है। पहले से मौजूदा बीमारी को भी कवर किया जाता था। नवीनतम: लाभार्थियों की संख्या लगभग में वृद्धि हुई और कई राज्यों में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। योजना का विस्तार करते हुए अधिक प्रक्रिया और बीमारी को शामिल किया जा रहा है। फिर आता है मिशन इंद्रधनुष।
शुरुआत 25 सितंबर 2024 को हुआ था। उद्देश्य उन बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करना जो नियमित टीका कार्यक्रम में छूट गई है या आंशिक रूप से प्रतिरक्षित है। प्रमुख विशेषताएं, इसमें 7 बीमारी डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा, हेपेटाइटिस बी को कवर करती है। अब 12 बीमारियां हैं। जापानी इन्फ्लुएंजाइटिस, रोटा वायरस, HIV, PC, IVP रहित को कवर करता है। प्रथम उच्च प्राथमिकता वाले जिलों पर ध्यान केंद्रित है। टीकाकरण कवरेज में वृद्धि के लिए सघन प्रयास है। टीकाकरण कवरेज में उल्लेखनीय सुधार देखा गया है, खासकर दूरदराज के क्षेत्रों में। सघन मिशन इंद्रधनुष IMI के विभिन्न चरणों में सफलतापूर्वक लागू किए गए हैं। अगस्त 2025 में बच्चों को 11 निःशुल्क टीके लगाए जा रहे हैं। अभियान को और प्रभावी बनाने के लिए IEC गतिविधि की जा रही है। फिर आता है स्वच्छ भारत मिशन SBM। स्वच्छ भारत मिशन की उपलब्धियां क्या क्या थी? इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हुई थी। उद्देश्य महात्मा गांधी की 150वीं जयंती 2 अक्टूबर 2019 को स्वच्छ भारत का लक्ष्य प्राप्त करना था। प्रमुख विशेषताएं, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण को खुले से शौच मुक्त ODF भारत बनाना, ठोस और तरल अपशिष्ट का प्रबंधन करना। स्वच्छ भारत मिशन शहरी क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, शौचालय सुविधाओं का निर्माण और स्वच्छता जागरूकता करना था। फिर आता है स्वच्छ भारत मिशन 2.0। शहरी क्षेत्रों में कचरा मुक्त और जल संरक्षित शहरों का लक्ष्य था, जिसका लक्ष्य 2026 तक सभी शहरों को ODF प्लस और ODF प्लस प्लस बनाना है। खुले में शौच मुक्ति एक बड़ी उपलब्धि रही है। अब ध्यान ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन, सर्कुलर अर्थव्यवस्था और शहरों में व्यापक स्वच्छता पर केंद्रित है। 2025 में कचरे का पुनर्चक्रण, निपटान, शहरी स्वच्छता सुधार और पोषण जागरूकता पर विशेष जोर दिया जा रहा है। पोषण अभियान क्या? इसकी शुरुआत 8 मार्च 2018 को हुआ था। उद्देश्य बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करने वाले माताओं और कुपोषण और एनीमिया को कम करना था। प्रमुख विशेषताएं, विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय, पोषण संबंधी परिणामों को बेहतर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया, जन आंदोलन और समुदाय की भागीदारी पर जोर दिया। स्टार्टिंग, कम वजन, एनीमिया और जन्म के समय कम वजन के बच्चों को कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया था। पोषण संकेतों को सुधार देखा गया है। विशेष रूप से लक्षित जिलों में पोषण हस्तक्षेपों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। फिर आता है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। इसकी शुरुआत 20 नवंबर 2016 को इंदिरा आवास योजना को पुनर्गठन करके किया गया था। उद्देश्य सभी के उद्देश्य है 2024 तक सभी के लिए आवास। लक्ष्य के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे घरों में रहने वाले सभी पात्र बेघर परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराना था। प्रमुख विशेषताएं, मैदानी इलाकों पे 1.20 लाख रुपए और सड़क और दुर्गम क्षेत्रों में 1.30 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जा रही थी। लाभार्थियों की पहचान SCCC 2011 के डेटा के आधार पर हुआ था। यूनिट लागत केंद्र राज्यों के बीच साझा की जाती थी। 60-40 और हिमालय और पर्वतीय राज्यों में 90-10 का रेशियो था। स्वच्छ भारत मिशन और महात्मा गांधी नरेगा के साथ अभिसरण है। योजना का लक्ष्य 2024 तक सभी को ग्रामीण घर के कवर करना था और प्रगति जारी है। कई राज्यों में लक्ष्य को करीब पहुंच गए और अंतिम बचे हुए परिवारों को कवर करने पर जोर दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2019 को यह प्रारंभ हुआ था। छोटे और सीमांत किसानों की आय सहायता प्रदान करना था। मुख्य विशेषता, देश भर के सभी भूमि धारक किसान परिवारों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता दिया गया। यह राशि 2,000 रुपये की 3 समान किस्तों पर सीधे किसानों के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाती थी। KYC और आधार सीडिंग अनिवार्य था। लाखों किसानों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से वित्तीय सहायता मिली है। यह किसानों की आय बढ़ाने में उनकी कृषि आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण रही है। फिर आता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसकी शुरुआत 18 फरवरी 2016 को हुई थी। उद्देश्य प्राकृतिक आपदाएं, कीटों, बीमारियों के कारण फसल को नुकसान और किसानों को बीमा कवरेज और वित्तीय सहायता प्रदान करना है। प्रमुख विशेषताएं, किसानों द्वारा बहुत कम प्रीमियम का भुगतान खरीफ फसलों के लिए 2% और रबी फसलों के लिए 1.5%, वाणिज्यिक बागवानी फसलों के लिए 5% था। शेष प्रीमियम सरकार द्वारा वहन किया जाता था। इसमें क्या है, खरीफ फसलों के लिए 2% है और रबी फसलों के लिए 1.5% और वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए 5%। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, शेष प्रीमियम सरकार द्वारा वहन किया जाता था। फसल कटाई के बाद नुकसान को भी कवर किया जाता था। प्रौद्योगिकी का प्रयोग द्वारा दावा निपटारा प्रक्रिया में तेजी लाता था। नवीनतम अपडेट, किसानों के लिए जोखिम कवरेज में वृद्धि हुई है। योजना को किसानों को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए इसमें लगातार सुधार किया जा रहा है। फिर आता है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। 1 जुलाई 2015 को ये प्रारंभ हुआ था। हर खेत को पानी किनारे के साथ सुनिश्चित सिंचाई कवरेज बढ़ाना और जल उपयोग की दक्षता को सुधार करना था। यह 3 प्रमुख घटक थे
त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, प्रति बूंद अधिक तो पर ड्रॉप मोर क्रॉप, और हर खेत को पानी एकीकृत करना था। सूक्ष्म सिंचाई ड्रिप और स्केलन को बढ़ावा देना था। जल संचय क्रियाओं का निर्माण करना था। देश की सिंचाई कवरेज में और जल उपयोग दक्षता में सुधार के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं और कई दशाओं में सफलतापूर्वक भी किया गया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना शुरुआत 2015 में नवीनतम हुआ था, 2015 में हुआ था। अभी इसका चौथा चरण चल रहा है। देश के युवाओं और उद्योग प्रौद्योगिकी कौशल परिचय प्रदान करने के लिए उन्हें रोजगार योग बनाना था। प्रमुख विशेषताएं देखें तो लघु अवधि का परिचय और विशेष परियोजना चलाए गए थे। पूर्व शिक्षण को मान्यता दिया गया था। प्रशिक्षित उम्मीदवारों को प्रमाणीकरण और प्लेसमेंट सहायता दिया गया था। 3 क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रम पर ध्यान दिया गया था। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 2022 में लॉन्च हुआ। अधिक रोजगार उन्मुख और उद्योग केंद्रित परीक्षण पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। इसमें नई पीढ़ी के कौशल जैसे एआई, कोडिंग, रोबोटिक्स, मेटाट्रॉनिक्स आदि शामिल है। रेल कौशल विकास योजना 2025 के तहत रेलवे में विभिन्न कौशलों में मुफ्त प्रशिक्षण दिया जा रहा है। स्टार्टअप इंडिया, इसकी शुरुआत 16 जनवरी 2016 को हुई थी। भारत में स्टार्टअप के लिए एक मजबूत पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करना और नवाचार तथा उद्यमिता को बढ़ावा देना था। सरलीकरण और सहायता, पेटेंट आवेदन में तेजी और अनुपालन बोझ को कम करना था। सरकारी निधियों में उद्यम पूंजी पर तक पहुंच, फंड ऑफ फंड सीड फंड था। श्रम और पर्यावरण कानूनों के लिए स्वप्रमाणन था। टैक्स प्रोत्साहन और छूट था। इनक्यूबेटर और टिंकरिंग लैब तक पहुंच था। भारत दुनिया का सबसे बड़ी स्टार्टअप पारिस्थितिकी प्रणाली में एक बन गया है। सरकार स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए नया वित्त पोषण तंत्र और नीतिगत समर्थन प्रदान कर रही है। फिर आता है मेक इन इंडिया। 25 सितंबर 2014 को शुरू हुआ था। भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाना और घरेलू तथा विदेशी निवेशों को आकर्षित करना था। 25 प्रमुख विशेषता क्या थी? 25 प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की गई। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार हुआ। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई नीतियों का उदारीकरण हुआ। विनिर्माण क्षेत्र में समृद्धि दर को बढ़ाना और रोजगार सृजन करना था। नवीनतम अपडेट देखें तो विनिर्माण क्षेत्रों में वृद्धि और विदेशी निवेश को आकर्षित करने में सफलता मिली थी। विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और रक्षा जैसे क्षेत्रों में सरकार ने 2025 तक जीडीपी के विनिर्माण क्षेत्रों का योगदान 25% तक बढ़ाना था और 100 मिलियन अतिरिक्त रोजगार सृजन करने का लक्ष्य था। फिर आता है अग्निपथ योजना। शुरुआत जून 2022 में हुआ था। भारतीय सशस्त्र बलों में भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना में युवाओं को 4 साल की अवधि के लिए अग्निवीर के रूप में भर्ती करना था। उम्र 17.5 से 27 वर्ष तक के लिए था। 4 साल की सेवा अवधि जिसमें परिचय अवधि भी शामिल है। सेना निधि पैकेज सेवा के अंत में एक मुश्त भुगतान लगभग 11.71 लाख रुपए कर मुक्त था। कौशल प्रमाण पत्र और ऋण सुविधा अग्निवीर कौशल प्रमाण पत्र था। 25% अग्निवीरों को स्थायी कैडर में शामिल करने का अवसर था। नवीनतम योजना को क्रियान्वयन में जारी है और भारतीय सशस्त्र बलों की नई भर्ती प्रणाली के रूप में स्थापित हो गई है। फिर आता है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। इसकी शुरुआत 25 जून 2015 को हुई थी। उद्देश्य है शहरी क्षेत्रों में सभी पात्र परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराना। लक्ष्य 2024 तक बढ़ा दिया गया था। प्रमुख विशेषता 4 कार्य क्षेत्र थे। इन सेटू स्लम पुनः विकास, क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना, साझेदारी में किफायती आवास और लाभार्थियों के नेतृत्व वाले व्यक्तिगत घर निर्माण और विस्तार करना। कमजोर आय वाले वर्ग ईडब्ल्यूएस और निम्न आय वर्ग वाले एलआईजी को लक्षित करना था। महिलाओं की प्राथमिकता थी। शहरी गरीबों के लिए आवास प्रदान करने में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। योजना का लक्ष्य पूरा होने पर के करीब है और शहरी गरीबों के लिए किफ़ायती आवास उपलब्ध कराने पर ध्यान केंद्रित है। फिर आता है स्मार्ट सिटी मिशन। 25 जून 2015 को ये शुरू हुआ था। 25 जून 2015 को शुरू हुआ था। देश भर में 100 शहरों को स्मार्ट बनाने के लिए स्थायी और समावेशी शहरी विकास को बढ़ावा देना था। स्मार्ट समाधान जैसे स्मार्ट मोबिलिटी, स्मार्ट एनर्जी, स्मार्ट वाटर, ई गवर्नेंस को लागू करना था। 25 जून 2015 को इसकी शुरुआत होती है। देश भर में 100 शहरों को स्मार्ट बनाने के लिए स्थायी और समावेशी विकास को बढ़ावा देना था। मुख्य विशेषता क्या थी? स्मार्ट समाधान जैसे स्मार्ट मोबिलिटी, स्मार्ट एनर्जी, स्मार्ट वाटर, ई गवर्नेंस को लागू करना, नागरिक केंद्रित सेवाएं, शहरी सेवाएं प्रदान करना, क्षेत्र आधारित विकास और प्लान सिटी पहल करना था। एक स्पेशल
पर्पल व्हीकल एसपीवी द्वारा क्रियान्वित था। नवीनतम अपडेट क्या है तो 100 स्मार्ट शहरों परियोजनाओं का क्रियान्वयन तेजी से आगे बढ़ रहा है। कई शहरों को विभिन्न स्मार्ट समाधान विकसित लागू है, जिसमें शहरी जीवन की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। जून 2025 में स्मार्ट सिटी एसपीवी के पुनः उपयोग के लिए मंत्रालय ने परामर्श जारी किया है। इसमें शहरी विकास में उनकी भूमिका को मजबूत किया है। फिर आता है अमृत मिशन, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन है। इसकी शुरुआत 25 जून 2015 को हुई थी। उद्देश्य क्या है? शहरी बुनियादी नागरिक और सुविधाओं में सुधार करना, जैसे पानी की आपूर्ति, सीवेज, तूफान जल निकासी, शहरी परिवहन और हरित स्थान है। प्रमुख विशेषताएं: 500 शहरों को लक्षित करना है, राज्य विकास कार्य योजना के माध्यम से क्रियान्वयन करना है, पानी की आपूर्ति और सीवेज पर विशेष ध्यान देना है। नवीनतम अपने शहरी बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए परियोजनाओं का क्रियान्वयन जारी है। अमृत 2.0 योजना का लक्ष्य सभी शहरों में घरों में क्रियान्वित नल कनेक्शन और सीवेज सीपरेट प्रबंधन कवरेज को प्रदान करना है। स्वदेशी दर्शन योजना शुरुआत 2014-15 में हुई थी। भारत में थीम आधारित पर्यटन सर्किट को एकीकृत विकास करना था। रामायण सर्किट, बौद्ध सर्किट, तट सर्किट, रेगिस्तान सर्किट आदि जैसे 15 थीम आधारित सर्किट को कवर करना था। पर्यटन बुनियादी ढांचे के विकास में केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्त पोषण था। विभिन्न सर्किटों में पर्यटन बुनियादी ढांचे का विकास जारी है। योजना का उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करना था। फिर आता है समग्र शिक्षा अभियान। इसकी शुरुआत समग्र शिक्षा अभियान की शुरुआत 2018-19 में सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा योजना को मिलाकर बना था। स्कूली शिक्षा के लिए एक एकीकृत योजना को जो पूर्व विद्यालय बाहरी शिक्षा तक शिक्षक के सभी स्तरों को कवर करती है। फिर आता है प्रमुख विशेषता: शिक्षा का अधिकार, आरटीई अधिनियम के प्रावधानों का विस्तार है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच का सुधार है, शिक्षक शिक्षा और शिक्षण पर जोर है, डिजिटल शिक्षा और प्रौद्योगिकी का एकीकरण है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप समग्र शिक्षा अभियान का उद्देश्य भारतीय शिक्षा प्रणाली में समग्र और गुणवत्तापूर्ण सुधार लाना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ शुरुआत 22 जनवरी 2015 को, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 को शुरू हुआ था। गिरते बाल लिंगानुपात को संबोधित करना और बालिकाओं को सशक्तिकरण को बढ़ावा देना था। प्रमुख विशेषताएं: लिंग आधारित चयन पर रोकथाम, बालिकाओं के अस्तित्व और सुरक्षा को सुनिश्चित करना, बालिकाओं की शिक्षा और भागीदारी को सुनिश्चित करना, बहुक्षेत्रीय हस्तक्षेप, स्वास्थ्य, महिला और बाल विकास और शिक्षा मंत्रालय का समन्वय है। इसके बाद नवीनतम लिंगानुपात के सुधार और शिक्षा में लड़कियों का नामांकन वृद्धि में सकारात्मक प्रभाव देखा गया। सुकन्या समृद्धि खातों की संख्या 4 करोड़ से अधिक पहुंच गई है। फिर आता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्रियान्वयन। शुरुआत 29 जुलाई 2020 को हुआ। भारत की शिक्षा प्रणाली में 21वीं सदी की जरूरतों के अनुरूप बना था। ये 21वीं सदी के अनुरूप बना था। प्रमुख विशेषताएं: स्कूली शिक्षा 5+3+3+4 संचालित पाठ्यक्रम है। व्यावसायिक शिक्षा पे जोर है। बहुभाषावाद और भारतीय भाषाओं को बढ़ावा है। उच्च शिक्षा में लचीलापन और बहुविषयक दृष्टिकोण है। अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा है और नीप 2020 के विभिन्न प्रावधानों के चरणों को लागू किया जा रहा है, जिसमें पाठ्यक्रम सुधार, शिक्षण परीक्षण और डिजिटल शिक्षा पहल शामिल है। फिर आता है पीएम पोषण शक्ति योजना क्या है। 2021 में मध्याह्न भोजन योजना का नाम है। सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को पौष्टिक भोजन प्रदान करना है। प्रमुख विशेषताएं: बच्चों को पोषण स्तर में सुधार, नामांकन और प्रतिधारण और उपस्थिति बढ़ाना, ड्रॉप आउट दर को कम करना। मध्याह्न भोजन के अलावा पूरक पोषण भी शामिल किया गया है। योजना का क्रियान्वयन जारी है और इसका उद्देश्य स्कूलों में बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा परिणामों को सुधार करना है। फिर आता है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। 1 मई 2016 को हुआ था। ग्रामीण और गरीबी घरों में स्वच्छ खाना पकाने और ईंधन एलपीजी उपलब्ध कराकर महिलाओं को सशक्त बनाना और उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना है। प्रमुख विशेषताएं: गरीबी रेखा के नीचे बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना, जमा मुक्त एलपीजी कनेक्शन और पहला रिफिल हाफ प्लेट के लिए वित्तीय सहायता देना है। लक्ष्य 8 करोड़ से बढ़कर 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन किया गया है। अब इस पर जोर से बढ़ाया जा रहा है। इस योजना में ग्रामीण भारत के लिए खाना पकाने
ग्रामीण भारत में खाना पकाने में क्रांति ला दी है, जिसमें महिलाओं के स्वास्थ्य और पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। 2025 में तीसरे चरण की शुरू किया गया, जिसके तहत गरीब परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान किया जा रहा है। जल जीवन मिशन के तहत इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2019 को हुई थी। 2024 में देश के हर ग्रामीण घरों में सकारात्मक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना है। प्रमुख विशेषताएं: हर घर जल सुनिश्चित करना, समुदाय आधारित दृष्टिकोण पे जोर, पेयजल स्वच्छता पे सतत प्रबंधन, ग्रे वाटर उपयोग और पुनः उपयोग करना। नहीं तो मिशन में ग्रामीण घरों में नल कनेक्शन के कवरेज को उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 100% कवरेज हासिल कर लिया गया है। मार्च 2025 तक में 14.56 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को नल कनेक्शन मिलेगा, जो लगभग में 73% कवरेज है। नमामि गंगे कार्यक्रम जून 2014 में शुरू हुआ था। नमामि गंगे कार्यक्रम जून 2014 में ये शुरू हुआ था। उद्देश्य था गंगा नदी के प्रदूषण को प्रभावी ढंग से कम करना और संरक्षण और कायाकल्प करना था। प्रमुख विशेषताएं: सीवेज अवसंरचना विकास, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण करना, औद्योगिक प्रदूषण पर नियंत्रण करना, नदी की सतह की सफाई करना, जैव विविधता का संरक्षण करना, वानिकी और गंगा ग्राम योजना था। जन जागरूकता और भागीदारी था। सीवेज ट्रीटमेंट क्षमता में वृद्धि और नदी की स्वच्छता में सुधार देखा गया। नमामि गंगे मिशन 2.0 के तहत वित्त वर्ष 24-25 की दूसरी तिमाही में उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली में 7 प्रमुख सीवेज संरचना को मंजूरी मिली थी। फिर आता है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। शुरुआत फरवरी 2024 में हुई थी। आवासीय उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली प्रदान करने के लिए सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना था। 1 करोड़ घरों को प्रतिमाह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करना था। रूफटॉप और प्रणालियों की व्यवस्था के लिए सब्सिडी था। लाभार्थियों को ऑनलाइन आवेदन और सहायता प्रदान की जाती थी। यह एक नई योजना थी जो देश में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने और बिजली के बिल को कम करने में मदद करता था। फिर आता है डिजिटल इंडिया कार्यक्रम। शुरुआत 1 जुलाई 2015 को हुआ था। भारत में डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना था। फिर आता है प्रमुख स्तंभ। हर नागरिक को उपभोग के रूप में ब्रॉडबैंड था। मोबाइल कनेक्टिविटी पर सार्वभौमिक पहुंच था। सार्वजनिक इंटरनेट एक्सेस कार्यक्रम था। प्रौद्योगिकी के माध्यम से सरकार में सुधार था। ई क्रांति में सेवाओं का इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी हुआ। सभी के लिए सूचना था। इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण था। आईटी फॉर जॉब्स था। अर्ली हार्वेस्ट कार्यक्रम शुरू हुआ था। डिजिटल इंडिया के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण बदलाव लाए हैं, जैसे ऑनलाइन सरकारी सेवाएं, डिजिटल भुगतान, डिजिटल साक्षरता और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण हुआ है। फिर आता है स्टैंड अप इंडिया का योजना। 5 अप्रैल 2016 को शुरू हुआ। उद्देश्य है महिला उद्यमी और अनुसूचित जाति जनजाति समुदाय की महिलाओं को विनिर्माण, सेवा और व्यापार क्षेत्र में ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। बैंकों द्वारा 10 लाख रुपए से 1 करोड़ तक का ऋण है। समर्थन और मार्गदर्शन के लिए सिडबी द्वारा स्टैंड अप मित्र पोर्टल है। मार्जिन मनी और क्रेडिट गारंटी है। इस योजना में महिलाओं और SC/ST उद्यमियों के लिए उद्यमशीलता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसमें रोजगार सृजन और आर्थिक विकास में मदद मिली है। 84% लोन स्टैंड अप इंडिया में महिलाओं के उपलब्ध कराए गए हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023 को हुआ था। पीएम विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023 को हुआ था। इसका उद्देश्य है पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को विश्वकर्मा समुदाय का समर्थन करना और उनके कौशल को बढ़ाना था। प्रमुख विशेषताएं: परीक्षण 7 दिन और 15 दिन तक या फिर मासिक वाजिफा में होता था। आधुनिक उपकरण खरीदने के लिए 15,000 रुपये के टूल किट प्रोत्साहन मिलता था। 1 लाख रुपए तक की पहली किस्त और 2 लाख रुपए की दूसरी किस्त के साथ संपर्क मुक्त ऋण और 5% की किफायती ब्याज दर पर मिलता था। डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन था। मार्केटिंग और ब्रांडिंग में सहायता करते थे। यह योजना पारंपरिक कला और शिल्प पुनर्जीवित करने और कारीगरों की आय बढ़ाने में सहायक है। परीक्षण और वितरण की प्रक्रिया चल रही है। फिर आता है ई नाम। अप्रैल 2016 में यह शुरू हुआ था। पूरे भारत में कृषि उपज के लिए एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बना। किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्त करने में मदद, पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाना, मीडिया के बीच व्यापार को सुविधा देना, किसानों के लिए अधिक विकल्प थे। ई नाम प्लेटफॉर्म पर अधिक मंडियों को जोड़ा जा रहा है और पंजीकृत किसानों और व्यापारियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। फिर आता है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना।
अगला है, इसका उद्देश्य क्या था, तो राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम के तहत आने वाले लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराना। ने एनएफएसए के तहत प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिमाह 5 किलोग्राम मुफ्त अनाज गेहूं मिलता था। एनएफएसए के तहत मिलने वाले सामान्य राशन के अतिरिक्त है ये दुनिया में सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम है ये। इस योजना को दिसंबर 2028 तक बढ़ा दिया गया और 81.35 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त अनाज सुनिश्चित कर रही है। देश में खाद्य सुरक्षा को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। फिर आता है दीनदयाल अंत्योदय योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। जून 2021-11 में आजीविका राष्ट्र ग्रामीण और आजीविका मिशन के रूप में उद्देश्य ग्रामीण गरीब परिवारों के लिए स्वयं सहायता समूह में संगठित करके उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करके गरीबी कम करना। प्रमुख विशेषता है स्वयं सहायता समूह का गठन, क्षमता निर्माण करना, परिक्रमी निधि और सामुदायिक विशेष निधि, बैंक ऋण में पहुंच है, कौशल विकास और आजीविका के अवसर है। डीएवी, डीएवाई, एनआरएलएम में ग्रामीण महिलाओं को सशक्तिकरण करने और आजीविका में सुधार करने में महत्वपूर्ण योगदान है। नमो ड्रोन दीदी योजना 2023-24 से 25-26 तक के तहत स्वयं सहायता समूह को 15,000 ड्रोन दिए गए हैं। 15,000 ड्रोन दिए गए। इसकी शुरुआत कब हुआ था? जून 2011 में आजीविका राष्ट्र ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत हुआ था ये। फिर आता है पीएम स्वनिधि योजना। इसकी शुरुआत 1 जून 2020 को हुई थी। कोविड-19 महामारी से प्रभावित स्ट्रीट वेंडर को अपनी आजीविका में फिर से शुरू करने में मदद करने में कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करना था। मुख्य विशेषता है 10,000 रुपये तक के संपर्क मुफ्त कार्यशील पूंजी ऋण पहले चरण में था। नियमित चुकौती पर 7% ब्याज सब्सिडी के रूप में था। डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए कैशबैक प्रोत्साहन दूसरे और तीसरे चरण में 20,000 से 50,000 तक का ऋण सहारा था। लाखों स्ट्रीट वेंडरों को इस योजना का लाभ हुआ और इसमें उन्हें अपनी आजीविका बनाए रखने और विस्तार करने में मदद मिली है। फिर आता है विशिष्ट पेंशन बीमा योजना। 2014-15 में ये शुरू हुआ। एलआईसी के माध्यम से संचालित है। 60 वर्ष और से अधिक की आयु के वरिष्ठ नागरिकों को एक सुनिश्चित मासिक पेंशन प्रदान करना है। एक मुश्त निवेश के माध्यम से पेंशन मिलेगा। 8% प्रतिवर्ष सुनिश्चित रिटर्न दर है और जीवन पर्याप्त पेंशन की गारंटी है। वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए यह महत्वपूर्ण योजना है। फिर आता है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। उद्देश्य 28 सितंबर 2000 को है। ग्रामीण क्षेत्रों के सभी पात्र असंबद्ध बस्तियों को बारहमासी सड़क कनेक्टिविटी प्रदान करना। मुख्य से सभी मौसम में सड़कों का निर्माण, अपग्रेडेशन और रख रखाव पर भी ध्यान देना है। इसका लक्ष्य है ग्रामीण कृषि बाजार, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और अस्पताल को जोड़ना है। ग्रामीण कनेक्टिविटी में उल्लेखनीय सुधार हुआ जिसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास को बढ़ावा मिला है। इसके चरण 4 के तहत उड़े देश का आम नागरिक उड़ान योजना। इसकी शुरुआत 2016 में हुई थी। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाना और हवाई यात्रा में आम नागरिकों के लिए किफ़ायती बनाना था। किफ़ायती हवाई किराया, छोटे और हवाई अड्डों का विकास करना, विमान क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करना था। ये उड़ान योजना के तहत कई नए मार्ग शुरू किए गए जिसमें क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में सुधार हुआ है और पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा मिला है। फिर आता है स्वच्छ गंगा, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, NMGCG, नेशनल नमामि गंगे मिशन। शुरुआत 2011 में एक प्राधिकरण के रूप में और 2016 में एक मिशन के रूप में पुनर्गठित किया गया। उद्देश्य है गंगा नदी को प्रदूषण के प्रभाव को कम करना और उसकी स्वच्छ और जीवन शक्ति में बहाल करना है। नमामि गंगे कार्यक्रम का क्रियान्वयन में गंगा नदी बेसिन के लिए एकीकृत दृष्टिकोण है। सीवेज और औद्योगिक प्रदूषण के लिए उपचार संयंत्रों का निर्माण हो रहा है। नई गंगा नदी की स्वच्छता की ओर अविरलता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न परियोजनाएं जारी है। फिर आता है भारतीय रेलवे का आधुनिकीकरण और विस्तार कार्यक्रम। निरंतर प्रक्रिया है। शुरुआत हुआ था, निरंतर प्रक्रिया है। रेलवे नेटवर्क का आधुनिकीकरण और विस्तार करना, गति, सुरक्षा, दक्षता में सुधार करना था। प्रमुख बुलेट ट्रेन परियोजना जैसे मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल, वंदे भारत एक्सप्रेस जैसे सेमी हाई स्पीड ट्रेनों का परिचालन, रेलवे स्टेशनों का पुनः विकास, ट्रैक विद्युतीकरण और दोहरीकरण और नई फ्रंट कॉरिडोर परियोजनाओं का विकास है। भारतीय रेलवे में नेटवर्क तेजी से आधुनिकीकरण और विस्तार कर रहा है जिसमें यात्रियों की माल ढुलाई दोनों की ओर कनेक्टिविटी दक्षता में सुधार हो रहा है। बिहार सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजना प्रधानमंत्री कन्या सुरक्षा योजना। इसकी योजना मुख्यमंत्री कन्या योजना 2018 में शुरू हुई थी। राज्यों में कन्या शिशुओं के बैंकों के माध्यम से कुल 3,000 रुपये आर्थिक सहायता देना था। नोडल एजेंसी है राष्ट्रीय महिला विकास निगम बिहार में। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना
योजना का अवलोकन। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना है, आरंभ हुआ था 2 अक्टूबर 2016 को। लाभ हुआ उच्च शिक्षा हेतु छात्रों को 4 लाख रुपए का लोन देने पर। नोडल एजेंसी शिक्षा विभाग बिहार सरकार, योजना और विकास विभाग बिहार सरकार, श्रम संसाधन विभाग और बिहार सरकार है। बिहार राज्य में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। बिहार राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष से 64 वर्ष की आयु की जैसे वैसे गरीब परिवारों को या व्यक्तियों की आय शहरी क्षेत्र में 5,500 रुपये वार्षिक या ग्रामीण क्षेत्रों में 5,000 रुपये वार्षिक कम हो गई है। वही 300 रुपये माह प्रतिमाह इस पेंशनधारी दर में पेंशन दिया गया है। इसमें बंधुआ मजदूरों के मामले में आय और उम्र की सीमा लागू नहीं है। इस योजना का क्रियान्वयन वर्ष 1974 में किया गया था। फिर आता है बिहार में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के दिशा निर्देश। बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना। योजना का अवलोकन देखा जाए तो बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना की शुरुआत 2018 में हुआ था। बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं। अनुदान की राशि का वहन खरीद मूल्य पे 50% तक की राशि अथवा अधिकतम 1 लाख रुपए। ई रिक्शा के खरीदने की स्थिति में खरीद मूल्य पे 50% परंतु अधिकतम 70,000 रुपए है। फिर आता है जन प्रधान प्रधान सॉरी मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य योजना। उद्देश्य है छात्रों को स्वस्थ और छात्रों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना। लाभ है योजनाकर्ता प्रति वर्ष छात्रों को 300 रुपये राशि सैनिटरी नैपकिन के लिए दिए जाते हैं। उपलब्धि है वित्त वर्ष 23-24 में 7वीं से 12वीं तक के पढ़ने वाले 26,81,892 छात्रों को योजनाओं का लाभ दिया गया था। मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य योजना शुरुआत 2018 में हुआ। सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाली बालिकाओं को सैनिटरी नैपकिन का प्रयोग करने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती थी। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना है, जिसमें बीपीएससी प्रारंभिक शिक्षा उत्तीर्ण और करे और आप 50,000 रुपये का प्रोत्साहन राशि के हकदार होते थे। योजना मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति योजना सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना राज्य में अनुसूचित जाति जनजाति के वर्गों के अभ्यर्थी के लिए था। लाभ बिहार मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के पात्र व्यक्ति को लाभ प्रदान करते थे। यूपीएससी अगर प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पे 1 लाख रुपए की मुफ्त राशि दी जाती थी, वही बीपीएससी करने पे 50,000 की राशि दी जाती थी। सातवां है मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना महिला और ट्रांसजेंडरों के लिए था। योजना की पात्रता बिहार का निवासी हो, कम से कम 10+2 या इंटरमीडिएट या आईटीआई पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या समकक्ष हो, 18 से 50 वर्ष की आयु में हो। इकाई प्रोटोटाइप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी अथवा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रूप में निर्धारित हो और नई इकाई हो। मुख्य लाभ तब अधिकतम 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता, अनुदान 50% या 5 लाख रुपए तक, ब्याज मुक्त ऋण 50% अधिकतम या 5 लाख रुपए तक, प्रति यूनिट 25,000 का परीक्षण और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की सहायता के लिए बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 का ये लाभ था। बिहार मुख्यमंत्री बिहार मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना 2021 में शुरू हुई थी। बिहार मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते थे। महिला को कुल 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती थी, उनमें से 5 लाख का ऋण के तौर पर मिलेगा और 5 लाख सरकार के अनुदान के रूप में देगी। योजना के चयन के लिए लाभार्थियों को परीक्षण के प्रति इकाई 25,000 रुपये की व्यवस्था की जाएगी। इस योजना के लिए बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2016 में प्रारंभ की गई थी। बिहार मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना। मुख्यमंत्री चौक की समेकित चौर विकास योजना तालाब निर्माण को करवाने के लिए था। योजना का बिहार मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना प्रारंभ हुआ था 2022 में। योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को मत्स्य पालन करने के लिए तालाब निर्माण कराने के लिए लिखित रूप से अनुदान दिया जाता था। अन्य वर्गों के लाभार्थियों को 50% का अनुदान दिया जाता था। अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 70% लाभ दिया जाता था। उद्यमी आधारित वर्गों में 30% का अनुदान दिया गया था। संपूर्ण टीकाकरण योजना। स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना सटीक टीकाकरण उद्देश्य था। कन्या शिशु का जीवन बेहतर बनाना, नियमित टीकाकरण को बढ़ावा देना। यह संपूर्ण टीकाकरण योजना था। 2018 में यह प्रारंभ हुआ। कन्या की आयु 2 वर्ष पूरा होने पर संपूर्ण टीकाकरण कराने के उपरांत बैंक खाते में 2,000 रुपये आते थे। बिहार कबीर अंत्योदय योजना क्या था? बिहार कबीर अंत्योदय योजना 2007 में शुरू हुई थी। 3,000 रुपये बिहार सरकार द्वारा एक मुश्त राशि अंत्योदय क्रिया में दिया जाता था राज्य के बीपीएल परिवारों को। बिहार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास योजना। बिहार के मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास अनुदान योजना। छात्रों को रहने के लिए 1,000 रुपये के प्रति माह छात्रावास अनुदान दिया जाता था। अल्पसंख्यक वर्गों के छात्रों के लिए था ये।
फिर आता है मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना। मुख्यमंत्री बालिका साइकिल, इसके अंतर्गत राजकीय या राज्यकृत प्रोजेक्ट उत्साहित अल्पसंख्यक प्रोत्साहित मदरसा संस्कृत या वित्त सहित माध्यमिक विद्यालयों के 9वीं छात्रों को प्रति छात्रा 3,000 रुपये की साइकिल क्रय के रूप में डीबीटी के माध्यम से राशि उपलब्ध कराई जाती है। मुख्यमंत्री बालिका साइकिल जो 2017 में शुरू हुई थी, साइकिल खरीदने के लिए छात्रों को 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता। राज्य के बीपीएल परिवार है। बिहार में स्वावलंबन योजना, निःशुल्क कृत्रिम अंग और विशेष उपकरण, स्वरोजगार के लिए अधिकतम 2 लाख रुपए तक का ऋण की सुविधा और विशेष विद्यालयों में परीक्षण और छात्रवृत्ति देना था। मुख्यमंत्री बालिका स्थानांतरक प्रोत्साहन योजना। मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना 2018 में शुरू हुई थी। बालिकाओं के स्थानांतरक से उत्तीर्ण करने पर 25,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। फिर आता है बिहार मुख्यमंत्री महिला महिला सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना। बिहार मुख्यमंत्री महिला सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना राज्य में सिविल सेवा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए था। ये लाभ बिहार के मुख्यमंत्री को सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों को निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते थे। सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर 1,00,000 रुपये की एकमुश्त राशि, संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने पर 50,000 रुपये की एकमुश्त राशि धनराशि दी जाती थी। बिहार सरकार निर्माण श्रमिक मातृत्व लाभ सहायता योजना। बिहार निर्माण श्रमिक मातृत्व लाभ सहायता योजना राज्य की महिला निर्माण श्रमिकों महिलाओं को बच्चों के जन्म के उपरांत न्यूनतम 90 दिन में मजदूरी समतुल्य राशि दी जाती थी। फिर आता है युद्ध सम्मान योजना। युद्ध सम्मान योजना 15,00,000 रुपए की एकमुश्त आर्थिक सहायता दी जाती थी स्थल, वायु, नौसेना में पूर्व सैनिकों को, केंद्रीय सशस्त्र बलों के पूर्व सैनिकों को। फिर आता है बिहार छत पर बागवानी योजना। इस बिहार में बागवानी योजना 2022 शुरू हुई। छत पर बागवानी योजना के अंतर्गत पात्र निम्नलिखित थे। इस योजना के लिए मकान के छत पर 300 वर्ग फुट का खुला स्थान छत पर बागवानी लगाई जाएगी। प्रति इकाई 300 वर्ग फुट के लिए लागत 50,000 रुपये, जिसमें 50% 25,000 का अनुदान सरकार द्वारा दिया जाएगा। फिर आता है निश्चय पोषण योजना। ये निश्चय पोषण योजना 2018 में शुरू हुई थी। 500 रुपये मासिक आर्थिक सहायता तथा समान कीमत के खाद्य उत्पादन और टीबी के इलाज के लिए दिया जाता था। अब जाइए एमसीक्यू करते हैं। निम्नलिखित में से किसमें समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था? तो राष्ट्रीय विस्तार सेवा को सामुदायिक विकास का पहला कार्यक्रम था, जो अप्रैल 1953 में तैयार हुआ था। 2 अक्टूबर 1953 से ये लागू हो चुका था। सामुदायिक विकास बावड़ बनाया गया था और वित्त की कमी लागू नहीं हो पाया था। ठीक है। फिर आता है जल जीवन मिशन का सकल बजट कितना है? तो जल जीवन मिशन का सकल बजट कितना है? तो 70,000 करोड़ रुपए है। 70,000 करोड़ रुपए। स्वच्छ भारत मिशन का प्रारंभ कब हुआ था? 2 अक्टूबर 2014 को। केंद्र सरकार ने अटल भूजल योजना को समय अवधि को बढ़ाया है तो 2027 तक। निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पर केंद्रित है? तो वो है इनमें से 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992-97 मानव संसाधन विकास पे केंद्रित थी। 8वीं जो पंचवर्षीय योजना आई थी 92 से 97, वो मानव संसाधन विकास पे केंद्रित थी। इस योजना का लक्ष्य जनसंख्या वृद्धि नियंत्रित करना, गरीबी कम करना, रोजगार सृजन, बुनियादी ढांचे का विकास को मजबूत करना था। पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य में कौन सा था? तो पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था आर्थिक समृद्धि में विकास करना, आधुनिकीकरण करना, आत्मनिर्भरता करना, समानता और न्याय करना, सुरक्षा और शांति लाना। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि और सहायक क्षेत्रों के लिए इनमें से कौन सी एक औसत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य रखा गया था? तो 4% का लक्ष्य रखा गया था। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? तो हैरोड-डोमर मॉडल। पहली पंचवर्षीय जो योजना थी वो हैरोड-डोमर मॉडल पर वो आधारित थी। फिर आता प्रधानमंत्री किसान योजना संबंधित है। प्रधानमंत्री किसान योजना संबंधित है। ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी दो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में किया गया था, जिसमें 6,000 रुपये के 2,000 रुपये के 3 मासिक किस्तों में जाता है। ठीक है। इसमें अभी तक कुल 14 करोड़ अभ्यर्थी इसमें अभी लाभ ले रहे हैं। 14 करोड़ लोग। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बीमा मूल्य कितना है? तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की घोषणा 13 फरवरी 2016 को प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। इसके उन्होंने रबी फसलों पे, रबी जो खरीफ फसल है उसमें 2%, जबकि रबी फसलों पे 1.5%, खरीफ में 2% और रबी में 1.5% मिलता है, जबकि बागवानी में 5% का प्रीमियम देना पड़ता है। जीवित ग्राम विकास कार्यक्रम, जीवित ग्राम कार्यक्रम के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यह उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गाँवों के विकास के लिए जीवंत ग्राम कार्यक्रम जो है उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए है।
निम्नलिखित कौन सा एक मनरेगा का उद्देश्य है? तो ग्रामीण आय को बढ़ाना मनरेगा का उद्देश्य है। ये कब शुरू हुआ था? 2005 में हुआ था मनरेगा के तहत। सर्वोदय योजना का प्रस्ताव दिया था, सर्वोदय योजना का प्रकाश दिया था जयप्रकाश नारायण ने। सर्वोदय योजना का प्रकाश किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने दिया था। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना DDU JKY की शुरुआत भारत सरकार द्वारा किस मंत्रालय के तहत की गई थी? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत की गई थी। बिहार में आठवीं पंचवर्षीय योजना प्रस्तावित खर्च में कुल कितनी राशि है? तो 13,000 करोड़ रुपए है। बिहार में आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत प्रस्तावित कुल खर्च कितना था? तो 13,000 करोड़ रुपए था। इनमें से कौन सा एक बिहार राज्य की 11वीं पंचवर्षीय योजना में सामाजिक आर्थिक लक्ष्य नहीं है? तो कौन कौन है? कृषि जीडीपी को 4% वार्षिक दर से बढ़ाना है। इसके बाद शिक्षित बेरोजगारी दर 5% तक नीचे लाना और अकुशल श्रमिकों को वास्तविक मजदूरी दर में 50% तक बढ़ाना है। बिहार सरकार का मिशन दक्ष पहल का संबंध किससे है? तो शिक्षा शैक्षणिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए है। बिहार के निम्नलिखित में से कौन सी योजना राज्य के लैंगिक असमानताओं से संबंधित है? तो मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना। बिहार में कौन सी योजना राज्य के लैंगिक असमानताओं से संबंधित है? तो मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना है। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार कौशल विकास के मिशन का कार्य करेगा? तो बिहार कौशल के मिशन पे कार्य करेगा तो वो है क्या क्या है, एक बार फिर देखते हैं। बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2016 में बिहार कौशल विकास मिशन की शुरुआत हुई थी, जिसमें एक प्रमुख कार्य युवाओं को कौशल प्रदान करना, उनकी प्रक्रियाओं के मानदंड का मानकीकरण करना, वेब आधारित परीक्षण वितरण, केंद्रीकृत निगरानी प्रदान करना, प्लेसमेंट की सुविधा हेतु उद्योग इंटरफेस में एक साझा मंच प्रदान करना था। इस मिशन के लाभार्थी 15 से 25 वर्ष के 10वीं पास युवाओं के लिए था। ये किस प्रधानमंत्री के नाम पे राष्ट्रीय सौर मिशन की शुरुआत हुई है? तो जवाहरलाल नेहरू का किस प्रधानमंत्री के नाम पे राष्ट्रीय सौर मिशन की शुरुआत हो? तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम पर शुरू हुई थी। किस विकल्प जो बिहार में 7 निश्चय भाग 2 का हिस्सा नहीं है? तो 7 निश्चय भाग 2 का हिस्सा कौन कौन है? वो है युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत में सिंचाई का पानी। चौथा है स्वच्छ ग्राम समृद्ध ग्राम। पांचवा है स्वच्छ शहर विकसित शहर, आसान कनेक्टिविटी। छठा है, सातवां सभी के लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधाएं हैं। गरीब कल्याण योजना अभियान के में बिहार के किस जिले में प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया था? तो खगड़िया जिले में शुरू किया गया था। खगड़िया जिले में शुरू किया गया था। बिहार डिजिटल बिहार कार्यक्रम में तहत कौन से छात्र 2021-22 में कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे? तो वो कौन? डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत कक्षा 6 और इससे ऊपर की कक्षाओं में सभी छात्र छात्राओं को कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। राष्ट्र शिक्षा नीति 2020 को लागू करके उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात 2035 तक 50% बढ़ाने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे। बिहार में सतत विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 7 निश्चय योजना आरंभ कब किया गया था? तो ये किया था 2015। पहला 7 निश्चय योजना कब आया था? 2015 में आया था। उस समय 7 निश्चय क्या क्या थे? तो आर्थिक हल, युवाओं को बल योजना, आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, हर घर बिजली लगातार, हर घर नल का जल, हर घर तक पक्की गली और नालियां, शौचालय निर्माण, घर का सम्मान, आगे बढ़े अवसर बढ़े, आगे बढ़े थे। जो फिर 2020 में 7 निश्चय 2 आ गया था। बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो 2 अक्टूबर 2019 को हुआ था। 2 अक्टूबर 2019 को हुआ था। बिहार सरकार ने अगस्त 2018 को एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू की थी। इस योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य 5 अगस्त 2018 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सतत जीविकोपार्जन योजना की शुभारंभ किया। यह योजना देश में देसी शराब और ताड़ी के उत्पादन और बिक्री पर पारंपरिक रूप से जुड़े परिवारों को जिनकी आय जिसमें राज्य में शराबबंदी की आर्थिक स्थिति कमजोर हुई, जैसे निर्धन परिवारों के साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य समुदाय के लक्षित अत्यंत निर्धन परिवारों के लिए शुरू की गई है। ऐसे परिवारों को राज्य सरकार इस परियोजना के अंतर्गत सतत आजीविका और क्षमता निर्माण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। बिहार सरकार को 7 निश्चय के लिए कौन सा सम्मिलित नहीं? बिहार सरकार की 7 निश्चय के लिए कौन सम्मिलित नहीं है? तो कौन कौन सम्मिलित है? तो महिला रोजगार है, साफ पीने का पानी है, सभी परिवारों के लिए बिजली की आपूर्ति है। जीविका के तहत बिहार सरकार की एक पहल, इसका संबंध किससे है? तो गरीबी उन्मूलन से। जीविका का बिहार सरकार का प्रमुख संबंध किससे है? तो गरीबी उन्मूलन से है। जीविका बिहार सरकार की एक पहल है जिसका संबंध गरीबी उन्मूलन से। यह परियोजना बिहार के 38 जिलों के 534 प्रखंड के विभिन्न चरणों में संचालित किया जाना है। बिहार में
बिहार में SPUR योजना संबंध किससे है? तो नगर निगम के वित्त से। सुपर योजना संबंध किससे? नगर निगम के वित्त से है। बिहार प्रौद्योगिकी जमींदारी असंवैधानिक रूप से 1952 में हटा दी गई, यद्यपि भू नियंत्रित और सामाजिक आधार पर किसके हाथ रहे हैं? तो प्रधान प्रधान जाति के हिंदू का है। यहाँ तक ये खत्म हो गया। तो हम लोग प्रमुख केंद्रीय और राज्य योजना कर लिया। हम लोग जल्दी मिलेंगे आगे के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।